वेलकम बैक स्टूडेंट्स अगेन इन द कॉमर्स क्लब। और बच्चे ध्यान दो, हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी सेकंड वीडियो ऑफ बिजनेस स्टडीज में। इससे पहले हम लोग एक वीडियो कवर कर चुके हैं और उसमें बहुत अच्छी तरीके से डीप एक्सप्लेनेशन दिया हम लोगों ने। शुरुआत के 3 टॉपिक्स का, अपना इंट्रोडक्शन, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स। अब ध्यान रखिएगा, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं आई बटन पर लिंक दे रहा हूं, जल्दी से उसको वॉच करिए जाके। और उसके बाद इस पार्ट सेकंड ऑफ अवर बिजनेस स्टडीज में बढ़ते हैं। आज स्पेसिफिकली हम लोग जो टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो होने वाले हैं बच्चे हमारे इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, नेचर ऑफ मैनेजमेंट एंड लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। सिंपली ध्यान रखिएगा इस चीज का कि ये तीनों टॉपिक बहुत स्क्रैच से कवर करने वाले हैं, तो ध्यान रखना इस चीज का कि कोई भी चीज मिस मत करना। हाँ 2x पे लगा सकते हो, 1.5x पे लगा सकते हो, स्पीड बहुत तेज चला सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन पूरी वीडियो देखना, स्किप मत करना। बढ़ते हैं बिना किसी देरी के डायरेक्टली वीडियो पे। ओके स्टूडेंट्स, तो बढ़ते हैं अपने सबसे पहले टॉपिक पे जो हमारा होने वाला है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। और स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट का सबसे पहला टॉपिक जो कवर करने वाले हैं वो होने वाला है हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स का मतलब क्या है बच्चे, जरा आराम से समझ लेते हैं। यहां पे लिखा हुआ है प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ऑल इंडिविजुअल इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी एसेंशियल। बच्चे ध्यान देना, यहां पे लिखा हुआ है प्रॉपर मैनेजमेंट हर ऑर्गेनाइजेशन का बहुत ज्यादा एसेंशियल होता है और बहुत ज्यादा जरूरी होता है फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ग्रुप गोल्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन द इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। सिंपल कहने का मतलब क्या है बच्चे कि जो आपका इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव है, मेरी सैलरी बढ़ा दो, मेरे बोनस बढ़ा दो, मेरा ये कर दो, मेरा वो कर दो, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बिजनेस कहां पे चल रहा है। किसी एक के प्रोस्पेक्ट से पूरे बिजनेस का घाटा नहीं किया जा सकता, इसीलिए बताता है बिजनेस हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। ये ग्रुप गोल्स को अचीव करने में बहुत हेल्पफुल होता है। इंडिविजुअल गोल की कोई औकात नहीं है। तुम सीधा जाके स्कूल के आगे धरना दे दो कि मुझे 12th पास ऐसे ही कर दो और मेरे को 95% ऐसे दे दो, तो भैया कोई तुम्हारी सुनने वाला नहीं, एक लात मार के और भगा देंगे तुम्हें। तो सिंपल कहने का मतलब क्या है, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। ग्रुप गोल्स को अचीव करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। ग्रुप गोल्स मतलब आपके पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा यहां पे नेक्स्ट है हमारा इंक्रीजेस एफिशिएंसी। एफिशिएंसी इंक्रीज करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है ये। इंक्रीजेस एफिशिएंसी का मतलब क्या है बच्चे, मैनेजमेंट हेल्प्स टू अचीव द गोल्स विद मिनिमम रिसोर्सेज। सिंपल कहने का मतलब क्या है कि मैनेजमेंट एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस भी लिख सकते हो, यहां पे तुम एक और बढ़ा सकते हो, इंक्रीजेस इफेक्टिवनेस भी बोल सकते हो तुम। सिंपल कहने का मतलब है कि मैनेजमेंट एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस दोनों को ही बढ़ाता है। आपका कॉस्ट भी बचाता है, साथ में आपका टाइम भी बचाता है। तो सिंपल कहने का मतलब क्या है कि अगर आप मैनेजमेंट अच्छा करते हैं तो वो इफेक्टिव भी होगा और साथ में एफिशिएंट भी होगा। इफेक्टिव में सी है तो दैट मींस वो कॉस्ट मैनेजमेंट से पावरफुल है, और उसके बाद इफेक्टिव में टी है, दैट मींस टाइम मैनेजमेंट में पावरफुल है। आप टाइम भी बचा रहे हैं, आप कॉस्ट भी बचा रहे हैं, आप सब कुछ कर लेंगे अपने मैनेजमेंट में। आई होप आपको ये चीज समझ आई हो। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट है क्रिएट अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। यहां पे ध्यान दें, डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएशन में भी बहुत ज्यादा ध्यान देता है। डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन कैसे क्रिएट हो सकती है, मैंने पिछली वीडियो में तुम्हें बताया था डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है। डायनेमिक मतलब जो टाइम टू टाइम चेंज होता रहे। आप ध्यान दें, आज नोकिया की ये हाल इसलिए हुआ है क्योंकि उसको लगा भारत देश के लोग कभी कीपैड फोन के आगे बढ़ ही नहीं सकते, और इसका फायदा उठाया एप्पल इनकॉर्पोरेशन ने और निकाला iOS। आज स्पेसिफिकली देखा जाए तो आपका जितना भी पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है नोकिया का, वो पूरा का पूरा बर्बाद हो चुका है। आज नोकिया को नोकिया ओन ही नहीं करता, उसको HMD ग्लोबल ओन करता है। तो सिंपल कहने का मतलब क्या है बच्चे, यहां पे लिखा क्या है वो पढ़ लेते हैं एक बार। यहां पे लिखा हुआ है क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। सिंपली बोलते हैं एप्रोप्रिएट चेंजेस मस्ट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन। आपको हर समय एप्रोप्रिएट चेंजेस इंट्रोड्यूस करते रहने पड़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन में। आपको वो स्टिल ऑर्गेनाइजेशन कब तक अच्छी लगेगी, जो 10 साल पहले भी वैसी थी, आज 2022 में भी वैसी है। तो सिंपल कहने का मतलब क्या है, मैनेजमेंट हेल्प्स द पीपल और एम्प्लॉयज टू अडैप्ट टू सच चेंजेस थ्रू प्रॉपर ट्रेनिंग एंड मोटिवेशन। आपका मैनेजमेंट अच्छा है तो आपको प्रॉपर मोटिवेशन देना पड़ेगा। आप देते होंगे, ऑब्वियसली बात है, मैनेजमेंट अच्छा है दैट मींस आप मोटिवेशन अच्छा देते होंगे, आप ट्रेनिंग अच्छी देते होंगे, यही तो मैनेजमेंट का पार्ट है। तो इससे डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन अडैप्ट होती है। डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन अडैप्टेशन का मतलब समझते हैं, दैट मींस बाहर कैसा एवर चेंजिंग एनवायरनमेंट है उसे अडैप्ट कर लेना। बॉडी लथार्जिक होती है। ध्यान दे बच्चे, यहां पे कोई भी इंसान चेंज नहीं होना चाहता, वो सब ये चाहते हैं कि स्पेसिफिकली उनको सब कुछ पड़ा पड़ा मिल जाए। तो कहने का मतलब क्या है कि अच्छा मैनेजमेंट ही उनको ये सारे चेंजेस अडैप्ट करने में ओवरऑल हेल्पफुल होता है। आज तुमसे कोई कहा जाए कि सुबह 5 बजे उठ जाओ, तुम्हारे बड़े नहीं उठा पाएंगे तुम्हें अचानक से 5 बजे, तुम्हारा सर दर्द होने लगेगा, तुम्हारा पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा। तो सिंपल कहने का मतलब क्या, अच्छा मैनेजमेंट ही अडैप्टिव करवाता है रिसोर्सेज
इसको। सिंपल कहने का बस एक ही मतलब है, मैनेजमेंट अच्छा है, चीजों को अडेप्ट कर लोगे, मैनेजमेंट बेकार है, चीजों का कभी अडेप्ट ही नहीं कर पाओगे, नोकिया की तरह बर्बाद हो जाओगे, माइक्रोमैक्स की तरह बर्बाद हो जाओगे, लावा की तरह बर्बाद हो जाओगे। कार्बन इतनी बड़ी कंपनी थी जिसको चलती थी और आज उसका नामो निशान मिट चुका है। ये सारी की सारी चीजें। आगे बात करते हैं, हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स अलोंग विद द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। हेल्प्स विद पर्सनल ऑब्जेक्टिव अलोंग विद द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है बच्चे, यहां पे पर्सनल ऑब्जेक्टिव और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव दोनों ही अचीव करवाता है। ये आगे लिखा हुआ है, इंडिविजुअल मेंबर्स टू द टीम शुड बी एबल टू अचीव देयर पर्सनल गोल्स। सिंपल कहने का मतलब क्या है कि यहां पे सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशनल, पर्सनल और आपके क्या कहते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव, सबको ओवरऑल जरूरत होती है एडेप्टेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज की, और सब में हेल्पफुल होता है आपका मैनेजमेंट। एंड दैट्स व्हाई मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक इन्वायरमेंट एंड डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, जहां पे हर चीज बिल्कुल फुली फ्लेज्डली पॉसिबल हो। आई होप आपको ये चीज समझ आई हो। बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे। ओके स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। जो नेक्स्ट टॉपिक है इज नेचर ऑफ मैनेजमेंट। ध्यान रखना बच्चे, बहुत ज्यादा वेटेज रखता है आपके पूरे के पूरे चैप्टर में ये पर्टिकुलर टॉपिक। कहने का मतलब क्या है कि जो नेचर ऑफ मैनेजमेंट है ये लॉन्ग क्वेश्चंस में पूछा जाता है, और अगर आप प्रीवियस 10 ईयर के पेपर, 15 ईयर के पेपर, 5 साल के पेपर आप कुछ भी देख ले बोर्ड्स के, उसमें ये क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है। नेचर ऑफ मैनेजमेंट सिंपली बताता है कि आपके बिजनेस का नेचर किस तरीके का है। तो यहां पे कंपेयर किया गया हमारे बिजनेस का नेचर विद आर्ट, प्रोफेशन एंड साइंस। हम लोग का जो बिजनेस है उसमें जो मैनेजमेंट हम लोग करते हैं वो मैनेजमेंट एज एन आर्ट भी करते हैं, मैनेजमेंट एज ए साइंस भी करते हैं, और मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन भी करते हैं। मतलब हमारे बिजनेस के मैनेजमेंट को ओवरऑल कंपेयर किया गया है आर्ट, साइंस और प्रोफेशन से। बताया गया है हमारे जो मैनेजमेंट का जो व्यवहार है वो बिल्कुल आर्ट जैसा है, थोड़ा थोड़ा साइंस जैसा भी है, और कभी कभी तो प्रोफेशन भी लगने लगता है। तो चलिए काम करते हैं, सबसे पहले शुरू करते हैं मैनेजमेंट एज एन आर्ट से। तो मैनेजमेंट एज एन आर्ट में बच्चे यहां पे क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं। यहां पे लिखा है, आर्ट मींस the application of knowledge and personal skills to achieve desired result. As an art, management has the following features. सबसे पहला है existence of theoretical knowledge, और उसके बाद आगे देखना शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जरा समझ लेते हैं बताया क्या जा रहा है। मैनेजमेंट एज एन आर्ट, ये क्या बता रहा है? आर्ट मीन्स द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एंड पर्सनल स्किल्स टू अचीव डिजायर्ड रिजल्ट। आर्ट का मतलब क्या होता है बच्चे? कला। और कला तभी निखर सकती है जब आपके पास उसकी नॉलेज हो। बिना नॉलेज के आप कुछ भी नहीं कर सकते। आर्टिस्ट बनने के लिए यहां ज्यादा फोकस करना पड़ता है, इन स्पाइट ऑफ यहां पे हाथों पे कम, दिमाग पे ज्यादा आपको फोकस करना पड़ता है। आर्ट मींस एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, नॉलेज का जब एप्लीकेशन करते हैं, एंड पर्सनल स्किल्स एज वेल। सिर्फ नॉलेज है, स्किल्स नहीं है, वेस्ट है। सिर्फ स्किल्स है, नॉलेज नहीं है, हो ही नहीं सकती बच्चा स्किल्स बिना नॉलेज के। तो सिंपल कहने का मतलब क्या है बच्चे कि आपके पास नॉलेज एंड पर्सनल स्किल्स के साथ जब आप अपने डिजायर्ड रिजल्ट को पा लेते हैं तो उसे आर्ट कहा जाता है। और अब हम लोग कुछ आर्ट्स के फीचर देखेंगे कि आर्ट में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, और उस हिसाब से कंपेयर करेंगे अपने मैनेजमेंट को, क्या वो सारी चीजें हमारे मैनेजमेंट में पाई जा रही हैं कि नहीं पाई जा रही हैं। अगर पाई जा रही है, मैनेजमेंट हमारा बिल्कुल आर्ट जैसा है, कतई सगा भाई है उसका। लेकिन अगर नहीं मिल रही है, दैट मींस हाँ कुछ गुण मिलते हैं, कुछ गुण नहीं भी मिलते हैं, जैसे साइंस में देखने को मिलेगा तुम्हें। अभी चलो देखते हैं मैनेजमेंट एज एन आर्ट के। तो सबसे पहला है एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। यहां पे थ्योरेटिकल नॉलेज का एग्जिस्टेंस है, दैट मींस थ्योरी की अवेलेबिलिटी है। आर्ट की बात हो रही, ध्यान रखना इस चीज का। तो आर्ट में थ्योरेटिकल नॉलेज है। आर्ट presupposes the existence of certain theoretical knowledge. This knowledge is derived from the experiences of experts and it published in the form of books and literature in different fields like dance, music, public speaking, management, etc. आर्ट की जो थ्योरी होती है वो एक्सपर्ट्स लिखते हैं जो इसको एक्सपीरियंस कर चुके हैं, वो बुक के फॉर्म में पब्लिश की जाती है। एग्जाम्पल लाइक डांस, मैनेजमेंट, पब्लिक स्पीकिंग, और बहुत सी ऐसी आर्ट्स होती है जिसमें थ्योरेटिकल नॉलेज होती है। मैनेजमेंट भी तो आर्ट है, तभी तो तुम इसकी थ्योरी पढ़ रहे हो, कॉल्ड बिजनेस स्टडीज। तो ध्यान रखना बच्चे इस चीज का कि आर्ट में थ्योरेटिकल नॉलेज प्रेजेंट होती है। और ध्यान रखें बच्चा, मैनेजमेंट भी सेम ऐसे ही है। मैनेजमेंट में भी एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज होता है। देखो एक गुण मिल गया कि नहीं मिल गया, आपके मैनेजमेंट में भी थ्योरेटिकल नॉलेज है, आर्ट में भी थ्योरेटिकल नॉलेज है। दैट मींस एक गुण मिल गया, 3 गुण मिल जाएंगे, शादी पक्की। एनीवेज बच्चे, परपंच को छोड़ते हुए यहां पे लिखा हुआ नेक्स्ट हमारा जो गुण है, नेक्स्ट जो ओवरऑल नेचर है वो है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। और उसके बाद तीसरा गुण जो है वो है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड
क्रिएटिविटी या फिर एक्सपेरिमेंटेशन भी बोल सकते हैं। तो सिंपल कहने का मतलब क्या है, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। सिंपल कहने का मतलब है अपनी अपनी थ्योरीज लोग अपनी अपनी तरीके से यूज करते हैं। हर चीज आपकी जो बुक होती है उसमें आपकी अवेलेबिलिटी की नहीं हर चीज जो आपकी बुक में होती है वो जरूरी नहीं है कि वो आपके काम की हो। सिंपल कहने का मतलब है कि आप कोई अपनी एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट की कोई बुक या फिर सेल्फ डेवलपमेंट की बुक पढ़ रहे हैं तो जरूरी नहीं उसका हर पन्ना आपके मतलब का हो। बहुत सी चीजें स्किप भी की जाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास एक बुक है जिसका नाम है हाउ टू रीड अ बुक, तो वो बताती है कि किस तरीके से बुक्स को पढ़ा जाता है। जरूरी नहीं है बच्चे की जो चीज आप पढ़ रहे हैं 100% वो आपके काम की ही हो। आपके काम की सिर्फ वो चीज है जो आपकी लाइफ पे अप्लाई की जाए। हाँ, नॉलेज के तौर पे रखा जा सकता है, लेकिन इट डजंट मेक सेंस कि आप उस हर चीज को अपनी लाइफ में अप्लाई करें। तो यही बताया गया है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन में। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन का मतलब होता है वो जो आर्ट की थ्योरी है उसको लोग पर्सनली अपनी तरह अप्लाई करते हैं। यहां पे क्या बात है, मान के चलिए आपने कहा कि आपको प्रोग्रेस करनी है, तो कोई इंसान बिजनेस में प्रोग्रेस कर रहा है, तो कोई इंसान अपनी कोई नॉलेज फील्ड में प्रोग्रेस कर रहा है, तो अपने कोई एजुकेशन सिस्टम में प्रोग्रेस कर रहा है, तो अपने कोई बिजनेस सेक्टर में प्रोग्रेस कर रहा है। सबका प्रोग्रेस करने का तरीका अलग है, सबके दिमाग में सोचने का तरीका अलग है। इसी को बोलते हैं पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, अपना पर्सनल एप्लीकेशन है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, जो हमारा नेक्स्ट गुण है, दैट मींस जो नेक्स्ट हमारा स्पेसिफिकली नेचर है आर्ट का, तो वो है हमारा बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। हमेशा याद रखिएगा कि जो आपका बिजनेस है वो प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी से ही निखरता है। यहां पे लिखा है आर्ट इन्वॉल्व्स क्रिएटिव प्रैक्टिसेस। आर्ट में क्रिएटिव प्रैक्टिसेस आती हैं ऑफ एग्जिस्टिंग थ्योरेटिकल नॉलेज। एग्जांपल, ऑल म्यूजिक इज बेस्ड ऑन 7 बेसिक नोट्स। हाउएवर what makes the composition of a musician unique as his use of these notes in creative manner। सिंपल कहने का मतलब क्या है बच्चे कि मैंने यहाँ पे म्यूजिक तो नहीं बताना, मेरे को बस तुमको एक चीज बता देनी है कि भाई हर टीचर एक इंसान को पूरी की पूरी श्रद्धा से पढ़ाता है, एक्सपेक्ट वो स्कूल का नहीं होना चाहिए। और ध्यान रखना बच्चे, हर टीचर हर बच्चे को ओवरऑल इक्वल पढ़ाता है, लेकिन फिर भी कोई बच्चा उसको इतना अच्छे से ग्रैब कर लेता है कि वो स्टेट टॉप कर लेता है, कोई इतना बेकार तरीके से ग्रैब करता है कि वो 50% पे रह जाता है। आई एम नॉट सेइंग कि आपका जो ये सिंगल शीट ऑफ पेपर है आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा, लेकिन आई विल से दिस कि ये सिंगल शीट ऑफ पेपर तुम्हारा कॉन्फिडेंस डेफिनेटली आपका डिसाइड करेगी। तो ध्यान रखना इस चीज का कि यहां पे पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आर्ट का प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी का है। और ध्यान रखना हमें हमारा मैनेजमेंट भी पूरा का पूरा प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी पे चलता है। जैसे एक आर्ट प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी से निखरती है, हमारा मैनेजमेंट भी प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी से निखरता चला जाता है। तो सिंपली यहाँ पे हमारा तीसरा गुण भी मैच हो जाता है और हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा मैनेजमेंट है वो बिल्कुल आर्ट की तरह है। दैट मीन्स मैनेजमेंट करना भी एक कला है, सबके बस की बात नहीं होती। आई होप मैनेजमेंट एज एन आर्ट का पोर्शन आपको समझ आ गया है। इसका आंसर राइटिंग आप कुछ इस तरीके से करेंगे, सबसे पहले आर्ट को एक्सप्लेन करेंगे, फिर उसके बाद आर्ट की कुछ नेचर लिखेंगे, लाइक इसमें एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज होता है, फिर पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन होता है, और थर्ड आपका बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी होता है। उसके बाद एक और सेट बनाएंगे जिसमें आप लिखेंगे कि मैनेजमेंट भी आपका आर्ट की तरह है, लाइक आर्ट मैनेजमेंट ऑल्सो हैव थ्योरेटिकल नॉलेज, एज लाइक आर्ट मैनेजमेंट ऑल्सो हैव एग्जिस्टिंग थ्योरी ऑफ नॉलेज, दैट मीन्स पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, एंड एज लाइक आर्ट मैनेजमेंट ऑल्सो हैज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। सिंपल कहने का मतलब इन 3 स्ट्रक्चर में तुम्हारा लॉन्ग क्वेश्चन पूरा हो जाएगा और मैनेजमेंट एज एन आर्ट का स्ट्रक्चर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। आई होप तुम्हें मैनेजमेंट एज एन आर्ट समझ आ गया है। बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं तो अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैनेजमेंट एज ए साइंस। ध्यान रखना, जैसे मैनेजमेंट एज एन आर्ट के हम लोगों ने बहुत सारे नेचर्स पढ़े थे, वैसे ही हम लोग अब यहाँ पे मैनेजमेंट एज ए साइंस के भी ओवरऑल गुण को देखने वाले हैं। ध्यान रखना, अगर हमारा मैनेजमेंट इन सारी चीजों को स्पेसिफाई कर देगा तो फिर से वो मैनेजमेंट एज एन आर्ट की तरह मैनेजमेंट एज ए साइंस भी बन जाएगा। लेकिन अगर वो मैनेजमेंट साइंस बन गया तो ये कॉमर्स में क्या कर रहा है? ध्यान देते हैं, सारी मिस्ट्री सॉल्व होगी। चलो पढ़ना शुरू करते हैं इसको। तो साइंस इज अ सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। इट इज बेस्ड ऑन लॉजिकली ऑब्जर्व्ड फाइंडिंग्स, फैक्ट्स एंड इवेंट्स। द एसेंशियल फीचर्स ऑफ साइंस एज फॉलोज। इस लाइन से पहले हम लोगों ने यहां पे जो पढ़ा है वो लिखा हुआ है कि यहां पे साइंस एक सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज्ड बॉडी है। यहां पे कोई भी चीज हवा में नहीं लिख दी जाती है, यहां पे हर चीज लॉजिकली और यहां पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंटेशंस के बाद की जाती है। याद करो क्लास 9th जहां पे तुमने देखा था सारे ओवरऑल केमिस्ट्री के क्या कहते हैं साइंटिस्ट थे, वो एक दूसरे की धर रहे थे, वो बोर एंड बरी आए थे, उसके बाद थॉमसन एटॉमिक मॉडल आ गया था, उसके बाद पता नहीं क्या क्या आ गया था, पता नहीं क्या क्या बता रहे थे कि
हमारा एटम ऐसा होता है वैसा होता है। तो सिंपली कहने का मतलब है कुछ नई चीजें ऑब्जर्व करते थे, उनको कुछ नया पता चलता था, उसको प्रूव कर देते थे सही, फिर कोई नया साइंटिस्ट आता था उसको गलत प्रूव करता था, फिर वो कुछ और नया प्रूव कर देता था। सिंपल कहने का मतलब है साइंस बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंटेशंस के बाद बन पाई है आज इतनी फुली एंड फ्लेज्ड, तभी आप लोग इतनी टेक्नोलॉजीज का ओवरऑल यूज कर रहे हैं। तो सिंपल कहने का मतलब क्या है बच्चे, साइंस इज अ सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर। यहां पे कॉमर्स की तरह साइंस का स्ट्रक्चर इतना ज्यादा फ्लक्चुएटिंग नहीं है। सिंपल कहने का मतलब है तुम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो कि इकोनॉमिक्स कभी भी प्योर नहीं होती, और इकोनॉमिक्स हमेशा तुम्हें एक एक्सपेक्टेड आंसर देती, कभी भी रियल आंसर नहीं देती। एग्जांपल के तौर पे नेशनल इनकम, जब मैं नेशनल इनकम पढ़ाऊंगा तो तुम्हें सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स बताऊंगा। तो कॉमर्स कभी कभी अनसर्टेन हो जाती, लेकिन साइंस से तुम ये एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते। आज यहां पे कराया गया डेरिवेशन अमेरिका में भी कराया जाएगा तो भी सेम रिजल्टेंट ही देगा। सिंपल कहने का मतलब है साइंस बहुत एक्यूरेट होती है। मैनेजमेंट को अब कंपेयर करना शुरू करते हैं हम लोग साइंस से। तो सबसे पहला नेचर क्या है बच्चे, लिखा हुआ है सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। जो स्पेसिफिक साइंस होती है उसमें सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होता है, बहुत सिस्टम से चीजें होती हैं। सिंपल कहने का मतलब लेयरिंग होती है, चीजों को स्टेप बाय स्टेप किया जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारा प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। तो प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन बताता है बच्चे कि यहां पे ओवरऑल जो आपका साइंस है वो एक्सपेरिमेंटेशंस के द्वारा बनाया गया है। सिंपल कहने का मतलब क्या है कि यहां पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंटेशंस द्वारा ही कोई क्या कहते हैं यहां पे कोई रिजल्टेंट लाया जाता है। अगर आपका कोई भी यहां पे एक्सपेरिमेंट फेल होता है तो वो प्रिंसिपल्स को पब्लिकली शो नहीं किया जाता। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारा यूनिवर्सल वैलिडिटी। यूनिवर्सल वैलिडिटी बताता है कि आपका जो साइंस है उसकी यूनिवर्सल वैलिडिटी है। सिंपल कहने का मतलब है कि आज अगर आप E = mc² पढ़ रहे हैं तो यूनाइटेड स्टेट में भी E = mc² होगा, E = bc² नहीं हो जाएगा। तो सिंपल कहने का मतलब क्या है कि यहां पे यूनिवर्सल वैलिडिटी होती है। एक चीज अगर यहां पे प्रूवन है तो दैट डजंट मीन कि आपका दूसरी चीज कहीं और पे प्रूवन होगी। तो सिंपल कहने का मतलब है कि आपका जो साइंस है वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल होता है। आपने एक जगह से कोई एक्सपेरिमेंटेशन किया है, आप कहीं पे जाके एक्सपेरिमेंटेशन करें वो रिजल्टेंट सेम होगा। लेकिन अगर हम कंपेयर करें मैनेजमेंट से तो इंडिया के मैनेजमेंट और अमेरिका के मैनेजमेंट में जमीन आसमान का अंतर है। ऑस्ट्रेलिया का मैनेजमेंट, श्रीलंका का मैनेजमेंट, आपका स्पेसिफिकली जो आपका पाकिस्तान है, नेपाल है, चाइना है, सबके यहां पे अलग अलग मैनेजमेंट, टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस, पर्सन टू पर्सन डिफर कर जाता है ये। तो बच्चे ध्यान देना, यहां पे जो यूनिवर्सल वैलिडिटी कहीं ना कहीं हर्ट हो जाती है। दैट मीन सारे गुण संपन्न नहीं हो पा रहे हैं। आपका मैनेजमेंट साइंस के साथ हाथ बैठ तो रहा है लेकिन इतना ज्यादा बैठ नहीं पा रहा है। तो यहां पे मैनेजमेंट को साइंस बोला जा सकता है लेकिन प्योर साइंस नहीं, कुछ हद तक ये साइंस की तरह दिखता है। ये इनएग्जैक्ट साइंस है या इसको सॉफ्ट साइंस भी बोला जा सकता है। एंड दैट्स इट अबाउट द मैनेजमेंट एज अ साइंस। आई होप ये चीज समझ आई हो। मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन को खत्म करते हैं और विल एंड दिस नियर अबाउट 70% चैप्टर और 60% चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। यहीं पे बढ़ते हैं सीधा मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन पे। तो बच्चे लोग हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, और बताता है कि ओवरऑल मैनेजमेंट हमारा प्रोफेशन बन सकता है कि नहीं। प्रोफेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, लिखा हुआ है अ प्रोफेशन इज एन ऑक्यूपेशन बैक्ड बाय स्पेशलाइज्ड नॉलेज। ऑक्यूपेशन होती है, प्रोफेशन एक ऑक्यूपेशन होती है जिससे पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन वो बैक्ड होती है एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज से। अगर इंसान के पास नॉलेज नहीं है तो स्पेसिफिकली वो प्रोफेशन के अंदर नहीं आ सकता। सिंपली एक डॉक्टर, आप बिना डॉक्टर के ओवरऑल MBBS किए हुए और आपको अगर कोई क्या कहते हैं स्पेसिफिकली MBBS की डिग्री नहीं मिली है तो आप कैसे बैठ नहीं सकते कि मैं कुर्सी पे बैठ गया और मैं झोला डॉक्टर बन गया। सिंपली कहने का मतलब क्या, आपको एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी चाहिए और ट्रेनिंग भी मिलनी चाहिए, और स्पेसिफिकली आप एक रेगुलेटेड होने चाहिए रिप्रेजेंटेटिव बॉडी के, मतलब आप कहीं से पास आउट भी होने चाहिए एक रेपुटेटेड जगह से जहां पे उसके पास अथॉरिटी हो लोगों को प्रोफेशनल बोलने की। सिंपल कहने का मतलब अगर तुम्हें मैनेजर बनना है तो तुम्हें MBA करना पड़ेगा और उसके बाद कहीं ना कहीं कोई MNC में अपना इंटरव्यू देना पड़ेगा और उसके बाद तुम कहीं जाके एक मैनेजर कहलाओगे। ऐसा थोड़ी ना तुम बैठे हो मैं मैनेजर हूं। लेकिन अब यहां पे स्पेसिफिकली हम लोग प्रोफेशन के कुछ ओवरऑल नेचर्स देखेंगे जिससे हमें पता चले प्रोफेशन क्या क्या चीजें रखता है अपने पास। तो सबसे पहली चीज है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, जो आपका प्रोफेशन है उसके बाद वेल डिफाइंड बॉडी होती है। दैट मींस उसकी जो बॉडी होती है बहुत वेल डिफाइंड होती है। आप डॉक्टरी कर रहे हैं उसके साथ इंजीनियरिंग नहीं कर सकते, और आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं दैट मींस रियली सॉरी आप टीचिंग कर रहे हैं उसके साथ आप सर्जरी नहीं कर सकते। तो सिंपल कहने का मतलब क्या है, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है। इनकी जो बॉडी ऑफ नॉलेज होती है बहुत वेल डिफाइंड होती है, बहुत ज्यादा ओवरऑल क्लियर
क्लियर व्यू में होती है और एक ही चीज पे फोकस करती है, 10 जगहों पे नहीं करती। तभी तो एक जगह पे प्रोफेशनल हो पाओगे तुम। प्रोफेशनल से बना है प्रोफेशन। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, सर्विस मोटिव। सर्विस मोटिव करना होता है, इनका मोटिव सर्व करने का होता है। डॉक्टर सर्व करता है आपके, सर्विसेज देता है, आपका टीचर सर्विसेज देता है आपके, सर्विस मोटिव होता है इनका। ओके, नेक्स्ट अगर हम आगे बात करें तो यहां पे अगला क्या कहते हैं जो है वो है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। कोई भी ऐसे नहीं बन जाता। स्पेसिफिकली कहने का मतलब क्या है, कोई भी इस तरीके से, मतलब कोई भी रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, तो कोई भी आके ऐसे ही क्या कहते हैं मैनेजर या फिर ओवरऑल आपका डॉक्टर या फिर टीचर नहीं बन सकता। एंट्री रिस्ट्रिक्टेड होती है यहां पे। मैनेजमेंट रिक्वायर्स फॉर्मल एजुकेशन। आपको फॉर्मल एजुकेशन, दो तरीके की एजुकेशन नहीं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। इनफॉर्मल जो आपको घर परिवार से मिल जाए, फॉर्मल एजुकेशन जो आपको स्कूल कॉलेजेस से मिले। तो सिंपल कहने का मतलब है मैनेजमेंट रिक्वायर फॉर्मल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोवाइडेड बाय द फॉर्मल इंस्टीट्यूट एज वेल। और आपको फॉर्मल इंस्टीट्यूट से ही वो एजुकेशन प्राप्त होनी चाहिए जैसे आपका स्कूल एंड कॉलेज। तो सिंपल कहने का मतलब क्या है कि फॉर्मल एजुकेशन ट्रेनिंग प्रोवाइडेड बाय फॉर्मल इंस्टीट्यूशन और लाइक यूनिवर्सिटीज, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन सच एज CICAI, दैट मींस इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। तो सिंपल कहने का मतलब है आप यहां से कहीं ना कहीं पास आउट होने चाहिए, तब जाके आप एंटर कर सकते हैं। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री कोई भी ऐसे नहीं आ सकता। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट आते हैं एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट पे। और एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट बताता है उनके एथिक्स। हर प्रोफेशन के कुछ ना कुछ एथिक्स होते हैं, कुछ बिलीव्स होते हैं, कुछ मॉरल वैल्यूज होती हैं जिनको कंडक्ट करना जरूरी है। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट में एथिक्स आते हैं। एथिकल लिखा हुआ है ना, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट बताता है। ऐसा नहीं आपको एक प्रोफेशन में आ गए डॉक्टर बनने और आगे मरीज मरा जा रहा है और आप कह रहे हैं जब तक फीस सबमिट नहीं होगी तक तो मैं इलाज नहीं करूंगा। ये एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट के बाहर है। आपको कुछ एथिक्स दिखाने पड़ेंगे। अगर आप टीचर हैं तो आपको भी कुछ एथिक्स दिखाने पड़ेंगे। ट्यूशनबाजी नहीं करनी पड़ेगी स्कूल में, समझा करो इस चीज़ को, ठीक है? हाँ, समझ गए हो गया, इनो मत करना आपसे। मेरी वीडियो देख रहे हो, ट्यूशनबाजी कर रहे हो, चलो खैर कोई बात नहीं। सो एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एथिक्स नहीं है तो काम नहीं कर सकते, बिना एथिक्स के काम नहीं चल सकता। हो गया, इतना ही था। सो एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है और दैट्स इट अबाउट इट। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है तो आप कोई भी प्रोफेशन में एंटर नहीं कर सकते। अगर कर भी देंगे तो बहुत ज्यादा समय तक सस्टेन नहीं कर पाएंगे। और ध्यान रखें बच्चे, यहां पे हमारा मैनेजमेंट ऑफ प्रोफेशन खत्म होता है और बताया जाता है कि अपना जो मैनेजमेंट है वो सारे ओवरऑल प्रोफेशन की चीजों को सेटिस्फाई करता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, बाप दादा की जमीन होती है और ये सारी की सारी चीजें फ्लॉप हो जाती हैं। कोई रिस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं, बच्चा पैदा हुआ नहीं, भैया मैनेजमेंट करो, यानी वो कुछ नहीं, वो कुछ तेजस्वी लोग होते हैं, बच्चा पैदा होता है तो उसको कार का स्टीयरिंग पकड़ा देते हैं, लो चलाए मेरा शेर बच्चा। तो कहने का मतलब क्या है, ये सारी की सारी चीजें ना, ये सारी चीजों को फ्लॉप कर देती हैं। आज भी मैनेजमेंट पूरी तरीके से प्रोफेशन नहीं बन पाया है, ठीक है? दैट मीन्स यहाँ पे बहुत सारे बाप दादाओं की जमीन होती है जिनकी वजह से कोई भी ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं है, आपको सब कुछ परोस के दे दिया जाता है। दैट मीन्स आपका जो प्रोफेशन है वो मैनेजमेंट से काफ़ी दूर है, या फिर सीधा कहना चाहिए मैनेजमेंट प्रोफेशन बनने में अभी काफ़ी दूर है। इसीलिए एक इमर्जिंग प्रोफेशन है, आज नहीं तो कल बन जाएगा, आज नहीं तो कल बाप दादाओं की ज़मीन हड़प ली जाएगी। सिंपल कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो मैनेजमेंट है वो प्रोफेशन बन रहा है लेकिन बना नहीं है। तो सिंपली आप यहाँ पे आंसर में यही लिखेंगे, मैनेजमेंट इज एन इमर्जिंग प्रोफेशन, अभी इमर्ज हो रहा है। दैट्स इट अबाउट इट। हमारा मैनेजमेंट ऑफ